हेलो वंस अगेन। लास्ट क्लास में जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। थोड़ा फास्ट मेरे साथ आप बोलते चलेंगे, माइक शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बस बोलते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ और कनेक्ट करते जाइए कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट्स मतलब क्या है? संकेत मन में आराम से माइक बंद कर दें। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या रहता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। बट इसका कुछ लिमिटेशन है। ये हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को? सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट करेगा? जो फाइनेंशियल है। कहाँ रिकॉर्ड करेगा? अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो? अकाउंट में, विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्डन रूल्स। बट हर एक पर्सन और हर एक थिंग के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो वी हैव डिवाइडेड दैट अकाउंट इनटू मेजर 3 कैटेगरीज। कौन से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन से 3 कैटेगरीज बना दी हमने? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और फिर हमने क्या किया है कि वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल इन 3 कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल बनाए। ये रूल रटना बाद में, रूल याद करना बाद में, पहले हमको समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल, व्हाट डू यू मीन बाय रियल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? यस, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है? देखो, पढ़ो, बोलो। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है? इट इज अ detailed information about a person. Personal account is a detailed information about a person. That person can be an artificial person or can be a natural person. Real account मतलब क्या है? Detailed information about the things which can be purchased or sold for cash. और nominal account मतलब क्या है? Detailed information about income and expenses. Nominal account क्या हो जाएगा आपका? Detailed information about incomes and expenses. So these are the 3 accounts which we have स्टडीड इन द लास्ट क्लास। समझा है यहाँ तक? एक क्विक रिकैप हुआ, आगे बढ़े अब यहाँ से। क्लास आज का जो एक छोटा सा थियरी टॉपिक है, अगेन वो चैप्टर नंबर 1 का है, कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1 की जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। उसी पे अगेन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। कैन एनीबडी हेल्प मी विथ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं? कोई हेल्प कर सकता है मेरी? यस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। ऑडियो शुरू कर सकते हो आप। देखिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स मतलब, जैसा अगर मैं साइंस की बात करूँ ना, तो साइंस के अंदर में देयर 3 ब्रांच, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये ऐसी अलग अलग ब्रांचेस है जिसमें डिटेल में स्टडी की जाती है। उसी तरह अकाउंट्स की भी 3 ब्रांचेस है। अकाउंट्स की भी कितनी ब्रांचेस है? 3। कल हमने देखा था व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। ये देखो, अकाउंट्स क्या था? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। इस लैंग्वेज के 3 ब्रांचेस है। कौन से 3 ब्रांचेस हैं? एक होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दे आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमको हमारे ओवर द पीरियड पढ़ना है। अभी हमारे फाउंडेशन कोर्स में सिर्फ इतना है। ये वाले जो दोनों हैं ये आप पढ़ोगे इंटर में। जब आप इंटर में आ जाओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे। अभी फाउंडेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फिनेंशियल। मैं कौन सी अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ आपको? मैं जो अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ वो कौन सी अकाउंटिंग रहेगी? फिनेंशियल। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। मैं जो अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा वो कौन सी अकाउंटिंग रहेंगे? फाइनेंशियल। if we talk about financial accounting, if we talk about फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई हेल्प कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? यहाँ पे अकाउंटिंग बोल दिया तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। जैसा ये व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स बोला, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स बोला, या व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग बोला, तो ये दोनों एक ही टर्म है। अकाउंट्स या अकाउंटिंग दोनों एक ही टर्म है। तो अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस, दैट इज फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? कोई हेल्प कर सकता है मेरी? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये क्यों हम यूज़ करते हैं, या इससे हमको क्या मिलेगा? इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्यों मेंटेन कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का कोई कारण तो होगा, कोई बता पाएगा? हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? वाई वी रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, या वाई वी की बुक्स ऑफ अकाउंट, या वाई वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस? नो वन? आप सब पढ़े हो ना रे बेटा? व्हेन वी नीडेड वी कैन रेफर इट। ठीक है, ये बहुत ही लेमैन टर्म्स में हो गया। और
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक जन ने लिखा है लाइबिलिटी को मेंटेन करने के, लाइबिलिटी को मेंटेन सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तानिया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना चाहोगे? टू नो फाइनेंशियल, यस एंजेलिना, गुड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। में बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो पर्पज है, टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारे दो पर्पज है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो दो पर्पजेज रहते हैं, क्या क्या है सुन लो। पहला पर्पज रहता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट पर्पज क्या है? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा पर्पज रहता है टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा पर्पस क्या रहता है? टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो पर्पस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई जाती है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए वो क्यों मेंटेन किए? ताकि आपको क्या पता चल सके कि धंधा करने से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन को अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाता है नेट वर्थ। इसको क्या बोला जाता है? नेट वर्थ, या हिंदी में हम बात करें तो एक आदमी की औकात। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होती है? एक आदमी की औकात। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, या वो अकाउंटिंग को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग रहेंगी? फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? कोई हेल्प कर सकता है? मुझे उम्मीद कम है आप लोगों से, क्योंकि आपका यही गड़बड़ था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही लेकर गड़बड़ था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ट्राई करो एटलीस्ट। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस रहता है टू असर्टन, नाम में लिखा है, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जैसा कोई फर्नीचर मर्चेंट है, तो आपको नहीं लगता अगर उसने ट्रेड किया है, ठीक है, अगर उसने खुद मैन्युफैक्चर किया है तो उसको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो फर्नीचर उसको कितने में पड़ा, ताकि उस पर वो प्रॉफिट जोड़ के बेच सके। प्रॉफिट जोड़ लेगा वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कॉस्ट कितनी वो तो पता करनी पड़ेगी ना। जैसा जो फर्नीचर बनता है उस पर खर्चा क्या क्या लगता है। एक तो अगर वो आयरन बार, जैसा हम हमारे क्लासेस के बेंचेस की बात करें तो एक आयरन बार होता है, उस पर ऊपर से प्लाईवुड होता है, उसके बाद में उसको बनाने के लिए लेबर के चार्जेस लगते हैं, वो जगह का रेंट लगता है जिस जगह पे उन्होंने वो फर्नीचर को बनाया होगा। तो आपको नहीं लगता ये सब चीजें उसकी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? ये कॉस्ट असर्टन करने का काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट असर्टनमेंट का काम कौन करके देता है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग में करके दिया जाता है। एज वेल एज, जैसा वहां पे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन तो सिंपल है, चीजें जो प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें प्रोडक्शन में आ गई। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे एयरलाइन जो सर्विस सेक्टर रहती है, दे कैन कम इनटू ऑपरेशंस। एयरलाइन की अगर मैं बात करूं, आपको नागपुर से मुंबई जाना है, आपका टिकट का फेयर 2786 है। इतना स्पेसिफिक फेयर निकाला उन्होंने, कुछ कैलकुलेट करके निकाला होगा ना कि भाई एयरलाइन को खर्चा क्या क्या लगता है। पहले तो वो नागपुर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो नागपुर एयरपोर्ट का जो उनका ट्रैफिकिंग चार्जेस रहेगा वो लगेगा, मुंबई में लैंड करेंगे वहाँ के ट्रैफिकिंग चार्जेस लगेंगे, फ्यूल का कॉस्ट लगेगा, प्लस एज वेल एज उनका कुछ स्टाफ नागपुर के एयरपोर्ट पे है, कुछ मुंबई के एयरपोर्ट पे है, प्लस पायलट का सैलरी, आपका आपके जितने भी वहाँ पे एयर होस्टेस रहेंगे उनका सैलरी, ये सब उनको चार्जेस लेने पड़ेंगे। और सब चार्जेस वो एक पैसेंजर से लेते हैं कि सारे पैसेंजर से अलोकेट करके कुछ कुछ पोर्शन सभी पे अलोकेट किया जाता है। तो कितना कितना कैसे कैसे अलोकेट किया जाएगा, एक की कॉस्ट, एक टिकट की कॉस्ट एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, वो कितने में हमको ऑपरेशन कर पा रहे, वो कैलकुलेट करके देने का भी काम कौन करके देता है? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। वो सब कैलकुलेशंस कौन करके देने वाला है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दिस इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज होता है टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और ऑपरेशन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन असर्टनमेंट करने का जो काम करके देगा, ये कौन करके देगा आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग। एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पर्पज और होता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को समझता है कि कॉस्ट कैसे निकालना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हित में हमने एक चीज और डाल दी, टू कैलकुलेट बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल। बजट्स निकालने के लिए, बजट्स निकालना है मतलब उसको समझता है फॉर्मूले क्या है,
कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सिखाए जाते हैं कि कोई प्रोडक्शन का अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो क्या क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं, रेंट अपोर्शनमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे जब आप इंटर में आ जाओगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर में बजट्स निकलना है, उसको फॉर्मूले समझते हैं तो वो बजट्स निकालने का भी काम करता है। बजट्स कैसे निकलेंगे बनेंगे, फ्यूचर को असाइनमेंट जो भी पर्पस के लिए हमारे को प्रोडक्शन में लगने, जैसा मेरे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो मेरा खाली क्लासरूम है उसके अंदर में मेरे को 20 बेंचेस लगाने हैं। फॉर्मूला पता है उसको कि बेंचेस, एक बेंच कितने कॉस्ट में बनता है, वो फॉर्मूला लगा के गोइंग टू प्रिपेयर बजट। अगर बजट में उसने एक फर्नीचर की कॉस्ट 2,000 रुपये निकाली है, क्या बोला हूँ मैं, एक फर्नीचर की कॉस्ट अगर उसने 2,000 रुपये निकाली है बजट में, तो आपने 2,000 में फर्नीचर बन जाना चाहिए। अगर 2,000 से ज़्यादा का खर्चा लग रहा है तो अप्लाई कंट्रोल कि फॉर्मूले में कहाँ गलती हुई। अगर ज़्यादा खर्चा लगा तो आपने कुछ फॉर्मूले में गलती की, आपने कुछ खरीदने में प्रोडक्ट महंगा खरीद लिया, इवन कम लगा तो फॉर्मूला गलत था, करेक्ट करो। वेरिएशन और डेविएशन बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस कोई बता पाएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है? यस, परफेक्ट, इट इज टू फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड, जो अब तक चलते आ रहा था उसके बेसिस पे वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि आगे क्या हो सकता है, आगे मार्केट किस तरफ जा सकता है, हमने किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमने लेट गो कर देनी चाहिए। ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा एक मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, अभी जैसा हमारे इसमें लॉकडाउन और कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो जो डेटॉल कंपनी है, डेटॉल कंपनी मेक सोप, डेटॉल कंपनी मेक देयर वो डिसइंफेक्टेंट, डेटॉल कंपनी मेक सोप्स इन टू कैटेगरी, एक सॉलिड उनका वो सोप रहता है, एक लिक्विड सोप रहता है। अभी आपने एक चीज सुना होगा, कोरोना के दौरान यू विल हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। और मेरे को बताओ आज के टाइम पे आपको अगर हाथ धोना है तो वेदर यू प्रेफर अ हार्ड सोप और अ लिक्विड सोप, जो पुश सोप रहता है वो हम प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने अपना जैसा कि दिखा ट्रेंड आगे ये चलने वाला है कि कोरोना के रहते लोग लिक्विड सोप का डिमांड बढ़ेगा, तो दे हैव डबल्ड देयर प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड सोप एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन फॉर द सॉलिड सोप। तो दिस इज हाउ दे हैव स्टडीड द मार्केट, फ्यूचर के डिसीजंस उन्होंने उस अकॉर्डिंगली लिए और उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वो सब चेंज किया। ये सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दौरान लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे में लिए जाते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसमें उस तरीके के फॉर्मूलेज मेथड्स दिए हुए। मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले मेथड्स, बट डोंट वरी, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फॉर्मूलेज मेथड वो हमारे को फाउंडेशन में नहीं पढ़ने, ये सब आप इंटर में आएंगे तो ये अलग चैप्टर्स रहने वाले, अलग सब्जेक्ट्स रहने वाले। कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट आपको अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट आपको अलग है, उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। देन उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पर्पज और रहता है टू गेट वेरियस एनालिसिस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया उसके कुछ रिपोर्ट एनालिसिस वो करता है। तो वो सारी रिपोर्ट्स अगर आपको डायरेक्ट भी चाहिए तो आप उससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो ले सकते हो। तो दीज आर मेजर 3 कैटेगरीज ऑफ या 3 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको लिख लो फटाफट। कोई स्क्रीनशॉट नहीं खींचेगा, तुरंत मेरे साथ लिखते चलो, लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बाद में लिखो नहीं लिखो, चीज़ें पाइलअप ज़्यादा होते चलेंगी, अभी तुरंत के तुरंत लिख लो इसको। कम ऑन हरी अप, लिख के हो जाए तो बताएंगा।
हो गया है लिख के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज़ है जो ध्यान से सुननी है आपको, अभी सिर्फ आपको ही लिखेगा नहीं, जो मैं चेंजेस इस चार्ट में करूंगा वो सिर्फ ध्यान रखिए। पहला, जैसा कि मैंने बताया, मैं जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो पर्पस, जैसा कि अभी हमने देखा, दो पर्पस क्या क्या थे। पहला था टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा क्या था? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। मैं प्रॉफिट एंड लॉस जाननी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस जाननी है। मुझे कहता हूँ अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो आपको क्या लगता है हमको क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी? आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको दो चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेंगी प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। दो चीज़ें क्या क्या कंपेयर करनी पड़ेगी? एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। मतलब सिंपल है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम तो लॉस। सिंपल, इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम तो लॉस। सिमिलरली फाइनेंशियल पोजीशन यानी नेटवर्थ, नेटवर्थ यानी एक आदमी की औकात, और एक आदमी की औकात अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की औकात अगर हमको जाननी है तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हमको दो चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी। एक तो उसके पास कितने एसेट्स है, दूसरा उसके पास कितनी लाइबिलिटीज है। उसके पास क्या क्या एसेट्स है, उसके पास क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर पता होना, फाइनेंशियल पोजीशंस जानने के लिए उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पता होना। तो हम सबसे पहले अब ये समझेंगे कि ये चारों टर्म्स के मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। नाउ लेट्स सी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स मतलब क्या होता है? विच गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट। योर 1/3 करेक्ट, आपका एक तिहाई आंसर सही है। और दो ऐसे तीन लोग मिला के 1/3 आंसर दे दो, मैं जोड़ लूंगा, ठीक है? मारो फेंक के जो आता है। कम ऑन हरी अप। क्या होता है एसेट्स मतलब? एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट एक जवाब मिला है मेरे को, जो 1/3 सही है, ठीक है? विच गिव्स यू इकोनॉमिक बेनिफिट। ये कौन था? प्रथमेश आप थे? गुड, जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। और एक चीज़ और छूट गई, एक कोई और स्टूडेंट बचा हुआ बता दो, आंसर हो जाता। बढ़िया, 1/3 1/3 1/3, फिर भी पास नहीं होंगे, 40 मार्क्स चाहिए पास होना। हाँ बोल जोर से। ओके, जो यूजफुल है प्रोडक्शन के लिए, नहीं वो डेफिनेशन में नहीं है। विच ओन्ड बाय द फर्म। बेटा ओन्ड बाय द फर्म से ज़्यादा सही जो है ओन, अच्छा एक मिनट, ओन से ज़्यादा सही है कंट्रोल। ये ओन कंट्रोल में ही आ गया आपका, ओन्ड है मतलब वो उसके कंट्रोल में ही है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। अरे रे रे रे, उत्कर्ष वैष्णवी, ये क्या जवाब है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस विच गिव्स यू इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है वो है। हाँ, यहाँ किसी ने वर्बली कुछ बोला था। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला था, बट आपके आंसर्स देख के मैं वो आज पढ़ा दूंगा, ठीक है? मैं तो एसेट्स मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, जो आप एक चीज़ मिस कर रहे हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेट्स आर एनी थिंग और रिसीवेबल, ये मिस किया था आपने। एसेट्स आर एनी थिंग्स और रिसीवेबल, एनी थिंग्स और रिसीवेबल। बाकी आपने दो जवाब दिए थे, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड। जिन भी चीज़ों ने ये तीन कैटेगरी, ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल की, उसको एसेट्स बोला जाता है। जो भी चीज़ ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करती है उसको क्या बोलेंगे हम? एसेट्स। तीन प्रॉपर्टी क्या क्या? इट हैज़ टू बी अ थिंग, और मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, अभी समझो। इट हैज़ टू बी अ थिंग्स और रिसीवेबल विच हैज़ टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है ये समझ लो। एंटिटी कैन बी एन इंडिविजुअल, entity can be an organization, entity can be an individual, entity can be an organization। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है तीनों इसमें। पहले हम एसेट्स के थिंग्स पोर्शन पे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? थिंग्स। रिसीवेबल पे मैं बाद में आता हूँ, पहले थिंग्स पोर्शन समझ लेते हैं। क्या लिखा है? एसेट इज अ थिंग,
विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे क्लास जो मेरे सामने कैमरा रखा है जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो मुझे, वो कैमरा एक वस्तु है, वो कैमरा एक वस्तु है, एक थिंग है। दैट कैमरा इज अ थिंग। एक मिनट, दैट कैमरा इज अ थिंग। वो कैमरा एक वस्तु है। क्या वो कैमरा मेरे कंट्रोल में है? क्या कंट्रोल वो मेरे कंट्रोल में है? क्या मतलब मैं जब तक अलाउ नहीं करूंगा क्या वो कोई और वो कैमरे को यूज कर पाएगा? क्या मैं जब तक किसी को अलाउ नहीं करूंगा वो कोई और यूज कर पाएगा? और क्या वो कैमरा मेरे कंट्रोल में है? क्या देखिए मैं जब जैसा भी उसको कमांड दे रहा हूं क्या वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इज इट अंडर माई कंट्रोल? येस और नो? यस। कंट्रोल मतलब आई शुड यूज टू कमांड इट। मैं उसको कमांड कर पा रहा हूं, जैसा मैं उसको बोल रहा हूं वो वैसा कमांड परफॉर्म कर रहा है, तो इट इज अंडर माई कंट्रोल। एंटिटी मतलब यहाँ एंटिटी इंडिविजुअल कृष्णकांत मोदी इज एन एंटिटी विच इज कंट्रोलिंग दैट एसेट एंड ए थिंग। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? उस कैमरे की वजह से आई एम एबल टू कंडक्ट द क्लासेस। जो आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो घर से बैठ के, आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो बदले में अकाउंटिंग एकेडमी को ट्यूशन फीस मिलेगा। तो दैट ट्यूशन फीस इज द इकोनॉमिक बेनिफिट विच वी हैव अर्न बाय द यूज ऑफ दैट कैमरा। द ट्यूशन फीस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट विच वी हैव अर्न बाय यूजिंग दैट कैमरा। तो एक बार सोच के देखो, कैमरा इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एंटिटी कौन हो गई यहाँ? कृष्णा सर। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वी आर एबल टू कलेक्ट ट्यूशन फीस फ्रॉम यू। तो वो कैमरा कृष्णा सर के लिए एसेट हो गया। वो कैमरा कृष्णा सर के लिए क्या हो गया? एसेट। सिमिलरली एक टेबल रखा है मेरे सामने जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा, बट ये टेबल जिसपे मैंने मेरा लैपटॉप रख रखा है, ये टेबल एक फर्नीचर बोलूं उसको चलेगा? फर्नीचर, दिस इज अ थिंग। फर्नीचर इज अ थिंग। अगेन दैट फर्नीचर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मी, यानी कृष्णा सर के कंट्रोल में। इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वो फर्नीचर यूज कर रहा हूं मैं, उस पर लैपटॉप रख के लिख पा रहा हूं, क्लासेस प्रॉपरली कंडक्ट कर पा रहा हूं, आप बदले में मुझे ट्यूशन फीस दे रहे हो। दैट इज माई इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वो फर्नीचर किसका एसेट हो गया? कृष्णा सर का। वो फर्नीचर किसका एसेट हो गया? कृष्णा सर का। वहीं अगर मैं डोमिनोज के फर्नीचर की बात करूं तो जो डोमिनोज में आप जाके पिज्जा खाते हो, एक टेबल पे बैठ के जो पिज्जा खाते हो, वो जो टेबल है वो भी फर्नीचर है। इट इज अ थिंग, दैट टेबल इज अ थिंग। वो थिंग किसकी थिंग है? किसके कंट्रोल में? वो कृष्णा सर के कंट्रोल में कि डोमिनोज के कंट्रोल में? वो डोमिनोज के कंट्रोल में। सोच के देखो, वो फर्नीचर जो जो टेबल वहां रखा हुआ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसके कंट्रोल में है? डोमिनोज के। तो वो मेरा एसेट नहीं हो सकता। वो किसका एसेट होगा? डोमिनोज का। वो किसका एसेट हो जाएगा? डोमिनोज। तो दैट इज द थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। अब यहाँ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है डोमिनोज। यहाँ एंटिटी क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशन डोमिनोज। तो वो डोमिनोज का एसेट है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या? कस्टमर आते बैठते खाते। देखो उन्होंने डायरेक्ट फर्नीचर बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट लाया कि उसको यूज करके कमाया। मैं कैमरा बेच के पैसे कमा रहा हूं कि कैमरे यूज करके कमा पा रहा हूं? यूज करके कमा पा रहे, बेच के नहीं है। फर्नीचर जिसके ऊपर में ये लैपटॉप रखा हुआ है, मैं ये फर्नीचर बेच के पैसा कमाता हूं कि इसको यूज करके पैसा कमा पा रहा हूं? तो इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरी नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को सेल करके ही कमाएं, उसको यूज करके भी अगर हम कमा पा रहे हैं, इसीलिए टर्म यूज किया हुआ इकोनॉमिक बेनिफिट। नॉट प्रॉफिट, नॉट वैल्यू बेनिफिट, नॉट एनीथिंग एल्स। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब, इकोनॉमिक मतलब बाय यूजिंग, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट दैट इज योर एसेट। आइदर बाय यूज आइदर बाय सेल, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपका क्या बन गया? एसेट। वो आपका क्या बन गया? एसेट। तो एसेट इज अ थिंग। इवन आप कैश को जरा सोच के देखो, कैश भी आपका एसेट है। कैश इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। जिसके पास कैश है वो उसके कंट्रोल में, वो जैसा चाहे उसको वैसा स्पेंड कर सकता है, नहीं करना चाहे जेब में रख के घूमना चाहे घूम सकता है। तो दैट कैश इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द होल्डर ऑफ द करेंसी। वो होल्डर ऑफ द करेंसी वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? जहां उसको लगता है कि इससे मेरा डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है, वहां जाएगा, स्पेंड करेगा, अपना डिमांड सेटिस्फाई कर लेगा। दैट डिमांड सेटिस्फैक्शन इज इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आइदर इज द कंजम्पशन इन रेस्टोरेंट, आइदर बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन, आइदर यूजिंग इट फॉर एनी ट्रैवलिंग और प्लेजर पर्पसेस। तो वो उसका क्या हो गया? इकोनॉमिक बेनिफिट। वो क्या हो गया उसका? इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जो भी चीज जो उसके कंट्रोल में है जिससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब समझो बेटा, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कमाना ऐसा जरूरी नहीं है। सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड भी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट में आ सकता है। जो भी आपकी डिमांड है वो आप उसके यूज से, कंजम्पशन से, उसके यूज से अगर निकाल पाओगे तो वो आपका क्या रहेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। वो क्या रहेगा? आपका इकोनॉमिक बेनिफिट। क्लियर है यहाँ तक? इकोनॉमिक बेनिफिट थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। कमा लो, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड, ये सब अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं उसके यूज से तो वो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। थिंग्स पार्ट मैंने रिसीवेबल पार्ट पे अभी तक टच नहीं किया है।
थिंग्स पार्ट क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो थिंग्स पार्ट पे पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, रिसीवेबल जो है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला जो है हमारा रिसीवेबल पार्ट, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है एनीथिंग और रिसीवेबल। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल? रिसीवेबल कैन, चलो मैं बताता हूँ। जैसा क्लास मैंने आप लोगों को सभी को इंडिविजुअली, नहीं आपका नहीं, जैसा यहाँ मेरे सिस्टर है इस वक्त मेरे साथ, मैंने मेरे सिस्टर को मान लो 10 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दे के रखे मैंने उनको? 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए मुझे उनसे रिसीवेबल है। सोच के देखना क्या बोल रहा हूँ। मैंने जो उनको 10 लाख रुपए दिए, वो 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या हो गए? उनसे लेने हैं, वो मेरे क्या हो गए? रिसीवेबल्स। वो मेरे लिए क्या हो गए? रिसीवेबल। ध्यान से सुनना, आराम से, ठंडे दिमाग से। जो 10 लाख रुपए मैंने सिस्टर्स को दे के मेरे सिस्टर को दे रखे हैं, वो 10 लाख रुपए मेरे रिसीवेबल हो गए। वो मेरे लिए क्या हो गए? रिसीवेबल। मेरे को एक चीज़ बताओ, इज इट अंडर माई कंट्रोल? क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? वो जो 10 लाख रुपए मैंने उनको दिए, वो क्या मेरे कंट्रोल में है क्या? यस और नो? यस, वो मेरे कंट्रोल में है। वाई आई एम सेइंग वो मेरे कंट्रोल में है? मैं उनको जब भी चाहूँ मैं उनका कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ मेरा पैसा निकालो करके। मैंने पैसे दिए थे, मैं उनको जब चाहूँ मैं तब वो पैसा उनसे वापस मांग सकता हूँ। तो इज इट अंडर माई कंट्रोल? यस और नो? अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हम उसको बोलते हैं, इवन इंस्टॉलमेंट्स हम ही डिराइव करके देते हैं, आपको कब 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 कैसा कैसा पैसा देना है। तो वो मेरे कंट्रोल में है, मैं जब जब चाहूँगा उससे डिमांड कर सकता हूँ, उसको देने होंगे। उसी कंडीशन पे मैंने लोन दिया था। तो इज इट अंडर माई कंट्रोल? यस और नो? और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? जो मैंने उनको पैसा दिया उस पर वो मुझे इंटरेस्ट पे करने वाले। जो मैंने उनको पैसा दिया वो उस पर मुझे क्या पे करने वाले? इंटरेस्ट। तो जो किसी से पैसा रिसीवेबल है, जो लोन हमने किसी को दे रखा है, वो भी हमारे लिए क्या हो गया? एसेट। वो भी हमारे लिए क्या हो गया? एसेट। वो भी हमारे लिए क्या हो गया? एसेट। जैसा कई स्टूडेंट्स ने नहीं क्या कमेंट में लिख रखा था, एसेट्स मतलब जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। बेटा लॉन्ग टर्म बेनिफिट एसेट का रहा, ऐसा जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मैंने किसी को 3 महीने का लोन दे रखा है, तो किसी को 3 महीने का लोन दे रखा है तो वो तो 3 महीने शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया। तो जरूरी नहीं है एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहे, और एसेट्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी रह सकता है। मोर देन 1 ईयर, उत्कर्ष आपने दिया था जवाब, तो ये समझा है शायद, आई थिंक उत्कर्ष शिवानी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट या मोर देन 1 ईयर रहेंगे एसेट्स, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगला एक एग्जांपल और, जैसा आप लोग अकाउंटिंग एकेडमी के लिए एक स्टूडेंट्स हो, आप ए के लिए क्या हो गए? स्टूडेंट्स। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जैसा से जस्ट टू मेक थिंग इजी, मैं बोल के मान के चलता हूँ हमारे क्लासेस का फीस है 20,000, सीए फाउंडेशन का हमारा फीस 20,000 है, जिसमें से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ 5,000 रुपये ए को दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं? 5,000 रुपये। आपका बैलेंस कितना पे करना बाकी है? हाउ मच यूल स्टिल हैव टू पे? 15,000। 20 में से 5 दे दिए, 15 आपको अभी भी पे करना बाकी है। मैं अगर ये बोलूँ अकाउंटिंग एकेडमी को आपसे 15,000 रुपये रिसीवेबल है तो चलेगा? 20 में से 5 पे किए तो 15,000 स्टिल रिसीवेबल है। 15,000 स्टिल अभी भी क्या है? रिसीवेबल है। इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग एकेडमी? जो 15,000 रुपये आपसे रिसीवेबल है, क्या वो अकाउंटिंग एकेडमी के कंट्रोल में है क्या? है। अकाउंटिंग एकेडमी ने आपको इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल बना के दिया है कि 2 महीने बाद इतना पे करना है, 2 महीने बाद इतना पे करना है, 2 महीने बाद इतना पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल आपको बना कर दिया हुआ है, तो वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? है। हमने ही आपको बताया कि आपको कब कब कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। इफ एनी ऑफ यू डोंट पे दैट, यू विल नॉट बी अलाउड इन द क्लास। तो दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। यस और नो? यस। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या? वी आर डायरेक्टली रिसीविंग मनी फ्रॉम यू आफ्टर दैट। प्लस आप लोगों को अगर क्लास सेटिस्फैक्टरी लगता है, आप आपके दोस्तों को रेफर करोगे, वो आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी ट्यूशन फीस कलेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज द इकोनॉमिक बेनिफिट विच वी आर डिराइविंग फ्रॉम डेटर्स। यू आर बेसिकली कस्टमर्स ऑफ अकाउंटिंग एकेडमी, जिसको अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं हम? डेटर्स। अकाउंट्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको? डेटर्स। तो डेटर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे हमको जो हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। तो या तो किसी को लोन दिया जो रिसीवेबल है, या हमारे जो डेटर्स है जिनसे पैसा रिसीवेबल है, तो ये रिसीवेबल कैटेगरीज में आते हैं। और भी बहुत से आते हैं, हम ओवर द पीरियड देखते चलेंगे क्या क्या है। बट येस, आई थिंक ये एग्जांपल्स ठीक है। अगर समझा है तो बताओ। थिंग्स और रिसीवेबल एसेट का डेफिनेशन एक बार मेरे साथ बोलेंगे। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, ये वाहियात जवाब नहीं, मोर देन 1 ईयर या अधूरा डेफिनेशन नहीं बोलना। इट हैज टू बी इन 3 कैटेगरीज, स्पेसिफिकली इन 3 कैटेगरीज। कौन से है? पहला बोलते चलो मेरे साथ। पहला, एसेट इज एनीथिंग और
receivable. Asset is anything or receivable which are under the control of entity and future economic benefits can be derived. And future economic benefits can be derived. जिस भी प्रॉपर्टी जिस भी थिंग ने ये तीन चीजें सेटिस्फाई की उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स. उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स. आई होप क्लियर है. किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. कोई डाउट है तो डायरेक्ट ऑडियो चालू करके पूछिए, चैट में लिखिए, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो. अगर आपको डाउट पूछने को शर्म आती है तो चैट में आप लोगों को एक प्राइवेटली का भी ऑप्शन रहता है. जिन्होंने भी मेरे को अगर कोई डाउट प्राइवेटली करके लिखकर चैट बॉक्स में पूछा हो, सिर्फ मुझे दिखेंगे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ता हूँ. तो इफ़ यू फील लाइक कि आपका डाउट ऐसा लगता है कि हम शर्म आती है, लोग हम पे हंसेंगे, तो जस्ट राइट इट इन अ प्राइवेट चैट बॉक्स. वहीं चैट में प्राइवेट का ऑप्शन होता है. पता है ना सभी को चैट में प्राइवेट का ऑप्शन कहाँ पे देखा है आपने? चलिए बढ़ू आगे. अब जो लॉन्ग टर्म और मोर देन 1 ईयर लिया है आपने, ये चीज़ यूज़ करने की वजह से एक छोटा सा डिस्कशन है जो मुझे आपसे करना है. बट ठीक है, आई होप शायद वो अभी समझा है कि लॉन्ग टर्म होने की वजह से एसेट्स रहेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. एसेट शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है. कैश आपके पास शॉर्टर पीरियड के लिए होता है जो आप स्पेंड कर दो. आपने आज कमाया कल दे दिया तो शॉर्टर पीरियड हो गया. तो ज़रूरी नहीं है. एसेट्स आर फॉर द लॉन्गर पीरियड, दे कैन बी फॉर द शॉर्टर पीरियड. स्टॉक की बात करें हम, डेटर्स की बात करें, डेटर्स जैसा आपकी बात करूँ तो आपसे जो ट्यूशन फीस है वो 6 महीने के दौरान रिकवर हो जानी है. तो जो 6 महीना है ये लॉन्गर पीरियड है कि शॉर्टर पीरियड है? शॉर्टर पीरियड है. तो एसेट्स लॉन्गर पीरियड के लिए ही रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. हाँ, जो फिक्स एसेट्स रहते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं, जो करंट एसेट्स रहते हैं वो शॉर्टर पीरियड के लिए रहते हैं. दिस इज़ अ डिस्कशन, सेपरेट टाइम, कभी और हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आज नहीं. आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से. क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? चलो नाउ. हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था? नहीं. That brings us to the next question. What do you mean by expenses? Expenses मतलब क्या, कोई बता सकता है? What are expenses? Expenses मतलब क्या होते हैं? खर्चा मत बोलना बस, ठीक है? Yes, expenses मतलब क्या? कोई लिखना चाहता है तो लिखे बाजू में. Yes, आप लोग expenses outflow of money, cash incurred due to which there will be future inflow of money. Expenses is use of asset, money that is spent for a particular purpose. देखो, जो मेजर मेरे को एक क्रक्स मिल रहा है आपके उस आंसर्स को पढ़ के, वो ये मिल रहा है. एक जन ने लिखा है कैश आउटफ्लो, ठीक है, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक ने लिखा है कैश आउटफ्लो, एक ने लिखा है कैश इनकर्ड, यानी वो मानना चाह रहे हैं, वो भी शायद कैश आउटफ्लो ही बोलना चाह रहे हैं. कैश आउटफ्लो ड्यू टू विच देयर विल बी कैश इनफ्लो ऑफ मनी, मतलब वी हैव मेड एन आउटफ्लो टू अर्न, ठीक है. अगर आउटफ्लो कर रहे हो टू अर्न तो अगेन उनका फोकस कैश पे ही है. एक ने लिखा है मनी दैट इज स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मनी दैट इज स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, अगेन वो कैश पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. एक जन ने थोड़ा सा सही लिखा है एक्सपेंसेस इन यूज ऑफ एसेट. यूज ऑफ एसेट जरूरी नहीं है वो हमेशा एक्सपेंस रहे. अच्छा चलो, मैं आपको बताऊंगा, क्लास 3 दिन पहले की बात है. मैं घर में शांति से अकेले बैठा हुआ था, खुद को समय दे रहा था. क्लास आपको पता है क्या, जब आप खुद को समय दोगे तो मेहमान सबसे ज़्यादा तभी आते हैं. घर पे कोई नहीं था, सब सोए हुए थे, कोरोना का टाइम है, सब छुट्टियां मना रहे.
मम्मी पापा सब सोए हुए थे, मैं घर पे टीवी बैठ के आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था। घर का डोरबेल बजा, दरवाजे पे गया, मैं दरवाजे पे देखा तो वो राशन वाला, हमारे घर पे जो राशन डिलीवर करता है, वो आया हुआ था। बोले भैया सामान। मैं बोला कौन सा? तो बोले आपके फादर ने एक लिस्ट दुकान पे पहुंचवाई थी जिसके हिसाब से ये सामान है। मैंने सामान लिया, एक कोने में रखा, दरवाज़ा बंद करने गया। क्लास जैसे दरवाज़ा बंद करने गया, मैं क्या देखता हूँ, वो राशन वाला वहीं खड़ा है। बोला तू यहाँ क्यों खड़ा है? बोले सर पैसे। बोला काय के? तो बोले वो जो राशन आपने लिया उसके। बोला लिस्ट पापा ने दी थी, सामान अगर बराबर होगा तो दुकान पे पैसे पहुंच जाएंगे। वो चला गया। मैं टीवी देखने वापस बैठा, टीवी पे देखता हूँ, टीवी पे परिनिधि जी आती है। परिनिधि जी बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। मैंने देखा वो राशन के थैले पे कुरकुरे का पैकेट रखा था, पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। परिनिधि जी वापस आती है, वो बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। मैं दूसरा पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए? हाँ या ना, सोच के जवाब देना। क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए? यस और नो? मेहमान हरी आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, चैट पे लिखते जाओ। मैंने राशन वाले को पैसे नहीं दिए, परफेक्ट, मैंने राशन वाले को पैसे नहीं दिए। बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या यस या यस यस, मेरा खर्चा हो गया ना। तो आपको नहीं लगता आपने अगर ये डेफिनेशन बोला है जिसमें आपने कैश को कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, ये गलत है? खर्चा तभी होगा क्या जब कैश आउटफ्लो है। ये थोड़ा सा गलत है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। क्लास आप मान के चलिए स्टेशनरी में गए, ध्यान से सुनो, मेरी आदत है थोड़ा सा चीज़ें इवेलुएट करने की। कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे चीज़ें रटने से। आराम से सुनते चलो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स। एक एग्जांपल कुरकुरे वाला याद रखिएगा। खर्चा, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊँ क्या, खर्चा कभी भी पेमेंट करते वक्त नहीं होता। खर्चे का मतलब क्या होता है, मैं एक बार रिवील कर देता हूँ, फिर हम और इस पर डिस्कशन करेंगे। खर्चे का मतलब होता है एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्पेंड है, आउटफ्लो है कि कंजम्पशन है? एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। जैसा कुरकुरे वाले एग्जांपल में अगर आपने देखा होगा, मैंने पैसे नहीं दिए बट मैंने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया, अब झक मार के मुझको उसको पैसे देने पड़ेंगे, मेरा खर्चा हो चुका है। दो मैंने पहले पैसे नहीं दिए बट फिर भी मेरा खर्चा हो गया। दो मैंने पहले पैसे नहीं दिए बट फिर भी मेरा खर्चा हो गया। खर्चा कभी भी पैसे देते वक्त नहीं होता, खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लगता है कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, सोच के जवाब देना, जल्दी नहीं, सोच के जवाब चाहिए। 2 मिनट ज्यादा लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप गए दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान पे गए, आपको एक रजिस्टर चाहिए था, आपने 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, कैश आउटफ्लो हुआ, ये रजिस्टर खरीद के लेके आ गए। This transaction is expenditure, yes or no? Come on, hurry up, write it in your chat box. आपने पैसे दिए, ये ट्रांजैक्शन आपका एक्सपेंडिचर है या नहीं? दुकान पे गए, 100 रुपए दिए, यस 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 यस। एक ने लिखा है नो, ऋतुजा, कार्तिक, सॉरी कार्तिक ने नो लिखा है, यस। बाकी यस यस यस। एंजेलिना नो। बस चलो, मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने ये रजिस्टर खरीद के लेके आया, रजिस्टर खरीद के आज गए दुकान पे, सुबह गए, 100 रुपए दिए, रजिस्टर खरीद के लेके आया, मेरे को एक चीज बताओ, ये रजिस्टर कंज्यूम हुआ है क्या अभी तक? ये रजिस्टर अब तक यूज हुआ है क्या? कोरा का कोरा, नया का नया रजिस्टर है, अब तक यूज हुआ है क्या? तो आपको नहीं लगता दिस विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसेट? सर ऐसा क्यों बोल रहे, सोच के देखो। दिस इज अ थिंग, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनो, जिन्होंने यस 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 लिखा है वो सारे बच्चे गलत है। दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एन एसेट। वाई दिस इज एन एसेट? दिस इज अ थिंग। डेफिनेशन समझो बेटा, दिस इज अ थिंग, पहली वाली, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। ये रजिस्टर मैंने खरीदा, ये मेरे कंट्रोल में, जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा या मैं जब तक किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ये रजिस्टर और कोई यूज कर पाएंगा क्या? दिस इज एन थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी
एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव, मैं इसको यूज करके मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट कर सकता हूँ, जिससे मेरे को अच्छा जॉब या अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, जिससे आई कैन अर्न, मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ इसको यूज करते हुए। तो आपको क्या लगता है ये जब बुक हमने खरीदा, खर्चा कब हुआ, खरीदते वक्त कि खरीदते वक्त एसेट था? समझ के देखो बेटा, कोई भी चीज खरीदते वक्त खर्चा नहीं रहती, खर्चा कब होता है, जब हम उसको कंज्यूम करते, खरीदते वक्त तो एसेट होता है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन वी यूज्ड टू चार्ज डिप्रिसिएशन। आप लोग पढ़े हुए हो इसलिए मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। एक एसेट हमने खरीदा है जिसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल तक यूज होगा, हर साल हम एक एक साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। क्यों? डिप्रिसिएशन वाज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एसेट, जो कंज्यूम हो गया है, जो यूज हो गया है, जो खर्चा हो गया है, उसको चार्ज करने के लिए। खरीदते वक्त खर्चा नहीं होता, खरीदते वक्त क्या रहता है, एसेट। आपने सोचा सर रजिस्टर तो है 100 रुपए का है, लॉजिक समझो बेटा, 100 रुपए का चीज है, मटेरियलिटी कंसेप्ट अलग है, मटेरियलिटी पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। इफ दिस रजिस्टर रेड विथ मटेरियलिटी तो शायद आपका आंसर सही होता, बट मैंने मटेरियलिटी तो अब तक पढ़ाया नहीं, और किसी ने बोला भी नहीं कि इफ रीड विथ मटेरियलिटी इट इज एन एक्सपेंडिचर, सिर्फ यस लिख के छोड़ दिया। मटेरियलिटी के साथ पढ़ोगे तो शायद हो सकता है आप बोल लो कि खर्चा है। मटेरियलिटी क्या है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। बट खरीदते वक्त कोई भी ऐसे कोई भी चीज खर्चा नहीं है, खरीदते वक्त क्या रहता है, वो इट इज एन एसेट। खर्चा कब होता है, जब मैं उसको कंज्यूम करूंगा। जैसा ये रजिस्टर है, मैंने रजिस्टर खोला, इसके ऊपर लिखना चालू किया, अब ये कंजम्पशन होना चालू हुआ, तब वो मेरा काय में कन्वर्ट होना चालू होगा, एक्सपेंडिचर। एक सिंपल छोटा सा डिफरेंस बताओ क्या, एसेट और एक्सपेंडिचर में अगर मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दिया, जैसे ही उसको कंज्यूम करना चालू कर दिया, वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। इसीलिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे एसेट्स पे, इसीलिए हम क्या चार्ज करते थे, डिप्री रादर फिक्स एसेट्स पे हम चार्ज करते थे डिप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें से हम बेनिफिट डिराइव करते रहते थे। जैसे जैसा बेनिफिट डिराइव होते जाता रहेगा, उसको हम काय में कन्वर्ट करते चले चलेंगे, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो रहा है, क्योंकि वो क्या होते चला है, कंज्यूम्ड होता चला है आपका। तो वापस बोलो बेटा, खरीदते वक्त खर्चा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, खरीदते वक्त खर्चा है कि खरीदते वक्त एसेट है? वो खरीदते वक्त क्या है, एसेट। खर्चा कब होता है, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। खर्चा कब होता है, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट है? एक स्टूडेंट ने डाउट लिखा है, पर सर बुक तो स्टेशनरी है एंड हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस में डालते हैं। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा बिकॉज ही हैड सेंड दैट मैसेज इन प्राइवेटली। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई भी ऐसा डाउट है जहाँ आपको लगता है कि आप मुझसे नहीं पूछ सकते, बच्चे हंसेंगे, राइट इट इन अ प्राइवेट कमेंट बॉक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टूडेंट ने प्राइवेटली मैसेज डाला है मुझे। इनका सवाल क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सभी लोग एक बार उनका सवाल समझ ले। ये स्टूडेंट्स ऐसे अवॉइड करो, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ, रटो मत, चीज़ें रटो मत। इनका सवाल क्या है कि सर हमने स्टेशनरी खर्चा है, स्टेशनरी को हम खर्चा मानते हैं, बुक स्टेशनरी है, बुक स्टेशनरी है, बुक स्टेशनरी है, बुक स्टेशनरी, स्टेशनरी को हम खर्चा मानते हैं। सही है, गलत है? आप गलत नहीं है, आपने अब तक के जितना भी स्टेशनरी लिया है, स्टेशनरी को एक्सपेंडिचर माना है। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अकाउंटिंग जो करते थे अब तक के, वो अकाउंटिंग 1 दिन की करते थे, 2 दिन की करते थे, 3 दिन की करते थे, कि साल भर की करते थे? कम ऑन हरी अप, गिव मी द आंसर। अब तक के जितनी भी आपने अकाउंटिंग की है, वो 1 दिन की थी, 2 दिन की थी, कि साल भर की थी? परफेक्ट, साल भर की अकाउंटिंग की आपने। आपको क्या लगता है ये एक रजिस्टर मैं 2 दिन 3 दिन नहीं खत्म कर पाऊंगा, बट क्या साल भर में खत्म हो जाएगा क्या? है ना, एक बैच आपका 6 महीने का, 6 महीने में एक रजिस्टर तो आराम से खत्म हो जाता। अब जैसा ये रजिस्टर आपने खरीदा, आज एसेट है, 6 महीने बाद ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं इस साल की, इस साल की मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक की, तो 6 महीने में ही खत्म हो गया, तो 6 महीने ही एसेट था। तो 6 महीने बाद वो जब खत्म हो गया, खर्चा हो गया, और जब मैं ईयर एंड पे अकाउंट देखूंगा पलट के, तो मैं तो बोलूंगा ये तो कंज्यूम हो गया, तो स्टेशनरी कंज्यूम हो गया, इसलिए ईयर एंड तक के कंज्यूम हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। और आपको याद होगा कुछ प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा था, कुछ स्टेशनरी बच जाता था जिसको आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके मेंटेन करते थे। इवन आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेंटेन करते थे। दैट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या था, वो वैसा स्टेशनरी जो ईयर एंड पे बच गया तो उसको एसेट क्यों माना, फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को एसेट क्यों माना? अगर मान लो इसमें से मेरे पास 2 रजिस्टर्स थे, एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास 2 रजिस्टर्स थे, से फॉर इंस्टेंस ये 2 रजिस्टर है, जिसमें से एक रजिस्टर मैंने यूज कर दिया, एक रजिस्टर बच गया, तो मेरे को बताओ ये येलो वाला रजिस्टर जो आपको दिख नहीं रहा है, जैसा एग्जांपल के तौर पे ये एक रजिस्टर है,
जो राइट हैंड साइड में मेरा रजिस्टर है, अगर मैंने इसको यूज करके खत्म कर दिया तो ये यूज करके जो खत्म कर दिया ये एक्सपेंडिचर हो गया। बट जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए का रजिस्टर है ये यूज करके खत्म किया कि ये अभी भी मेरे लिए एसेट है, ये अभी भी मेरे लिए क्या है, एसेट। जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गई वो एक्सपेंडिचर, जो बच गई वो तभी ईयर एंड पे क्या रहेंगी, एसेट। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि खरीदते वक्त क्या है, खरीदते वक्त वो एसेट है कि खरीदते वक्त एक्सपेंडिचर है। खरीदते वक्त एक्सपेंडिचर नहीं है, खरीदते वक्त वो क्या रहता है, एसेट। खरीदते वक्त क्या रहता है, एसेट। एक्सपेंडिचर कब होता है, व्हेन वी कंज्यूम इट। एक्सपेंडिचर कब होता है, व्हेन वी कंज्यूम्ड इट। ये समझा क्या एसेट्स और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस? और जिन्होंने प्राइवेटली मैसेज भेजा था सर उनको समझा है? चलो परफेक्ट, चलो आगे बढ़ू यहां से। उन्होंने यस लिख दिया। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों डेफिनेशंस क्लियर है। एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो। एसेट्स मतलब क्या, एनीथिंग और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड, वेयर एज एक्सपेंसेस आर एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। व्हाई आई हैव रिटन सर्विसेज? इवन हम जैसा मेरे इधर में जो एक एम्प्लॉय है जो मेरे को काम करके देता है, उसने काम करके जो देना है उसके मैं उसको बैठ के उसकी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूँ ना, उसकी सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ। देखो कंजम्पशन का मतलब बेटा ऐसा नहीं है बैठ के खा रहे हो आप, कंजम्पशन इज यूज। कंजम्पशन इज यूज, जैसा रजिस्टर में बैठ के खाऊंगा नहीं ना, रजिस्टर में मैं लिखता हूँ, किसी की सर्विसेज में यूज करता हूँ, तो दैट इज कंजम्पशन, दैट इज कंजम्पशन। कुरकुरे, यस कुरकुरे मैंने एक्चुअल कंज्यूम किए थे, खाए थे। क्लियर है यहाँ तक? कंजम्पशन इज यूज्ड। जब तक के वो यूज नहीं होगा तब तक वो एसेट होगा, तब तक के वो क्या होगा, एसेट। तो चीजें याद रखिए। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, वाहियात जवाब नहीं देना। खरीदते वक्त खर्चा होता है कि खरीदते वक्त एसेट होता है? खरीदते वक्त क्या होता है, वो एसेट। खर्चा कब होता है, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़े सिंपल है, आप ट्राई करो, इट्स गुड बेटा, घबराना नहीं। हम क्लास में गलत हो जाए सही है, एग्जाम में जाके गलत नहीं होना चाहिए बेटा। अब तक आपने जो पढ़ा था वो 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा था, वो नॉलेज का वो लेवल का टीचर ने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आगे बढ़ रहे, हैव टू बी हैव एक्सपर्ट नॉलेज, अदरवाइज मरोगे आप। एग्जाम में पूछेंगे कुछ, लिख के कुछ आओगे और फिर बोलोगे इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देती। नेवर एवर एंटर इनटू दैट, अंडरस्टैंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे उठा उठा के वो अपर लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है, बच्चे वो वाहियात जवाब वाहियात लॉजिक पे उसको सॉल्व करके आते हैं, फिर इंस्टीट्यूट मार्क्स क्यों देगा आपको? समझो, हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? यस कम ऑन हरी अप, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? एनीथिंग विच इज पेएबल और ऑब्लिगेशन टू पे, यस ओके। फाइनेंशियल डेथ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट मस्ट हैव ऑलरेडी हैपेंड, obligation which leads to an outflow of cash in future, okay। ऑलमोस्ट एवरीवन, आप आसपास ही हो, सब सही ही हो, अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। मैं डेफिनेशन सिंप्लीफाई करते हुए एक लिख रहा हूँ, एनीथिंग विच इज पेएबल, जो आपको पेएबल है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। राइदर इट हैज टू बी एन ऑब्लिगेशन टू पे या एनी फ्यूचर कैश आउटफ्लो, जो भी आप जैसा भी जितना भी आप सबने लिखा है ऑलमोस्ट यू आर ऑल करेक्ट। जो भी आपने एनीथिंग विच इज पेएबल और ऑब्लिगेशन टू पे इज लाइबिलिटी, ट्रांजैक्शन और इवेंट मस्ट हैव ऑलरेडी हैपेंड, बेटा ये फीचर हो गया, मीनिंग नहीं है कुनी का। इंपॉर्टेंट थिंग है दैट देयर शुड बी एन आउटफ्लो इन फ्यूचर और ऑब्लिगेशन टू पे या विच इज पेएबल, ठीक है सर। एक कुरकुर, ऋषभ बेटा इस पे मैं बाद में बात करूंगा तेरे से, अभी मैं उसके आगे निकल चुका हूं, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। अ थिंग फॉर विच पर्सन इज लाइबल, बेसिकली लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी इज एनीथिंग विच इज पेएबल। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज पेएबल, जो पेएबल है उसको क्या बोलेंगे हम, लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? जो भी किसी व्यक्ति को, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने मेरे सिस्टर को 10 लाख रुपए दिए, उससे 10 लाख रुपए रिसीवेबल है, मुझे रिसीवेबल है तो मेरा एसेट है, बट वहीं मेरे सिस्टर को मुझे पे करना होगा, तो मेरे सिस्टर के लिए वो 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटी। वो मेरे सिस्टर के लिए 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटी। जैसा आपका एग्जाम्पल लिया था, आप सबसे जो पैसा हमको रिसीवेबल था वो हमारे लिए एसेट था,
आप सबसे जो पैसा हमारे को रिसीवेबल था वो हमारे लिए एसेट था, बट जो पैसा आप हमें पे करोगे वो आपका पेएबल है, वो पैसा आप लोगों का पेएबल है। तो आपका पेएबल है मतलब वो आप लोगों की क्या हो गई, लाइबिलिटी। वो आप लोगों की क्या हो गई, लाइबिलिटी, बिकॉज यूल हैव टू पे इन फ्यूचर या यूल हैव टू पे, या पेएबल है, वो आपका पेएबल है। तो मनी पेएबल बाय यू टू अकाउंटिंग एकेडमी इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, हमारे को रिसीवेबल है, हमारा एसेट है, आपको पेएबल है, वो आपकी लाइबिलिटी। क्लियर है? व्हाट इज इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम मतलब क्या होता है? अगेन इट इज क्वाइट सिंपल वन, यू कैन ट्राई। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? anyone wants to try? Yes, anything which is earned, सही हो आप। a thing which नहीं, money received from sale। अरे यार ये मनी, प्रथमेश बेटा मनी नहीं, अभी मैंने तेरे को एक्सपेंस में बताया, जरूरी नहीं है कि कैश होना चाहिए, इनकम नॉन कैश भी हो सकती है। मनी रिसीव फॉर द पेमेंट, या प्रथमेश ऋतुजा आप लोग कहाँ से, मतलब आपने ये 11-12 किन से पढ़ा, एक बार वही प्राइवेटली मैसेज लिख के भेजिए। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न। इनकम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज अर्न, जो कमाया, जो कमाया वो इनकम। बेसिकली जैसा कुछ स्टूडेंट ने लिखा है मनी रिसीव बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे वो कुरकुरे वाला ही एग्जांपल लेके देख लो ना, उसने राशन के थैले छोड़ के चले गए, उसने बेच दिया, बट उसको पैसे मिले थे क्या? कुरकुरे वाले को वो पैसे मिले थे क्या? नहीं, उसको पैसे नहीं मिले, बट उसकी इनकम हो गई ना, मैंने कंज्यूम कर लिए, जहां मैंने मेरा एक्सपेंडिचर तो उसकी इनकम, मैंने पैसे दिए ही नहीं उसको, बट उसकी इनकम हो गई, बिकॉज ही हैड अर्नड इट। दो उसको कैश नहीं मिला, कैश आगे मिल जाएगा ना। अगर कैश पे ही इनकम रहता तो आपको नहीं लगता कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं रहते बुक्स में? एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपने पैसे नहीं दिए, बोले सर देंगे देंगे देंगे, हमने पूरी क्लास डिलीवर कर दी, आपकी फाउंडेशन की क्लास खत्म हो गई, आपने पैसे नहीं दिए, आपका खर्चा हो गया, यूल हैव टू पे। हमारी इनकम हो गई बिकॉज वी आर गोइंग टू रिसीव। मिले नहीं पैसे अब तक, अब तक पैसे मिले नहीं है, अब तक सर्विसेज के लिए वी हैव नॉट रिसीव्ड मनी, बट वी हैव डिलीवर्ड द क्लासेस, हमारी इनकम हो गई, आपसे पैसे ले सकते हैं हम, हमारे पास अधिकार है, हमने इनकम अर्न कर लिए, हमारे पास अधिकार है। तो जरूरी नहीं है जब मनी रिसीव हुआ तभी इनकम होती है बेटा, इनकम कब होती है? व्हेन वी हैव अर्नड इट, चाहे फिर पैसा मिले या ना मिले, मिला ठीक है, नहीं मिला तो हम उससे वसूल तो सकते ही है। तो इनकम मतलब जरूरी नहीं है जब पैसा मिलेगा तभी होगा, इफ यू हैव अर्न दैट इज ऑल्सो योर इनकम, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। अरे स्टॉक मार्केट में बहुत बार होता है, स्टॉक मार्केट का शेयर का प्राइस बढ़ गया, आपको रिसीव नहीं है, प्राइस बढ़ा, सिर्फ आपके पास में शेयर्स है, प्राइस बढ़ा है, आपने कमाया नहीं, आप बेच, पैसे कब मिलेंगे? जब आप उसको हायर प्राइस पे बेच दोगे, अभी तक बेचा नहीं बट वैल्यू तो बढ़ गई, आप कमा चुके होते हो, बेच दो, कैश चाहिए तो बेच दो, कैश चाहिए तो बेच दो। सिंपल, आपने बैंक में एफडी बना के रखी है, 10 लाख की एफडी बना के रखी है, साल भर एक भी पैसा विड्रॉ नहीं किया, ईयर एंड पे बैंक ने उस पर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट दे दिया मतलब इंटरेस्ट आपको मिल, आपने विड्रॉ थोड़ी किया, बैंक में ही है, तो क्या 2 लाख रुपए आपको कैश रिसीव हुए या नहीं हुए, बट इनकम तो हो गई। इनकम कैश रिसीव्ड पे हो ऐसा नहीं है, मनी रिसीव पे हो ऐसा नहीं है। अगर हमने कमा लिया, जहां हमको वो उससे रिसीवेबल बन गया, वो हमारी इनकम है। अगर हम उससे रिसीव करने वाले, वो हमारी क्या बन जाती है? इनकम। चाहे वो पैसा दे या ना दे, तुरंत पैसा दे या ना दे, मैं अगर उससे फ्यूचर में भी वसूल सकता हूँ तो वो मेरी इनकम है। इनकम कभी भी कैश में रिसीव होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न, इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न। आई होप क्लियर है यहाँ तक सभी को। 4 टर्मिनोलॉजीज मैंने समझी, चारों में बहुत स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ध्यान से समझना। एसेट और एक्सपेंस में फर्क है, खरीदते वक्त खर्चा नहीं होता, खरीदते वक्त क्या रहता? एसेट। खर्चा कब होता? व्हेन वी कंज्यूम। और इनकम क्या है? इनकम कैश में ही मिलती है कि इनकम नॉन कैश भी हो सकती है? इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न,
इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न, ये पहले ही क्लियर करो, क्योंकि जब मैं ट्रांजैक्शन समझाऊंगा तो अलग लेवल पे दिमाग खराब होगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो, इनकम तो कैश में मिलनी चाहिए, ऐसा बोलते बच्चे, ऐसा बोलते सर खरीदते वक्त तो खर्चा हो जाता, आपने एसेट क्यों ट्रीट किया, ये सब दिक्कत जब मैं रिकॉर्डिंग में एक एक चीज़ों को जब डिटेल में डिस्कस करूंगा तब आपको ऐसा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं। एग्जैक्टली इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं अभी। इसीलिए मैं थोड़ा सा शुरुआत के लेक्चर्स जो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा वाइप आउट वो आपका ब्रशअप करने के थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। मैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड स्पीड भी बढ़ाऊंगा। जब आप एक पेस पे आ जाओगे, जब मुझे लगेगा कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो, तो हम थोड़ा सा स्पीड भी उसका पेस अप करेंगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। बट यस, कोई डाउट है तो हरी आप पूछ लो। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए वो रुके रहेंगे, जब भी मैं बोलता हूँ कि वी आर डन फॉर द डे यू हैव टू वेट, मेरे को आपसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कुछ बात करनी होती है, ठीक है? तो जाना मत, तुरंत चले मत जाना, रुके रहना, ठीक है? कमान हरी, अब कोई डाउट है ये चार चीज़ों में? आई एम वेटिंग। अगर डाउट नहीं है तो एक बार नो 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 लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है? परफेक्ट, आगे मुझे सफिशिएंट है, सफिशिएंट, ठीक है। क्लास अब मेरे को एक चीज़ बताओ एक क्विक रिकैप करते हैं, आज के लिए रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारोज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है बेसिकली। अब तक के मैंने थोड़ा सा थेरेटिकल डिस्कशन किया है, ये सब चैप्टर नंबर 1 में कहीं ना कहीं आपके लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारे डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 के बाकी है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमको जब जब जरूरत पड़ेगी हम तब तब उसको डिस्कस करेंगे। मैं अलग से बिठा के वो पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बट यस, मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा जब जब मुझे लगेगा कि उसकी ज़रूरत है, हम उसको डिटेल में तब तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है? जब जब जरूरत पड़ेगी वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। क्लियर है? एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा है। सबसे पहले वी हैव सीन एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब एनीथिंग, asset is anything or receivable which is under the control of entity and future economic benefits can be derived। asset मतलब एक वस्तु या ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपेंसेस आर एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड, नॉट परचेज, नॉट कैश आउटफ्लो। लाइबिलिटीज मीन्स एनीथिंग विच इज पेएबल, जो भी ऑब्लिगेशन टू पे या विच इज पेएबल या कैश आउटफ्लो इन फ्यूचर जिससे भी हो सकता है, दैट इज योर लाइबिलिटी। इनकम मतलब क्या हो सकता है? एनीथिंग विच इज अर्न, कैश रिसीव्ड, ये जरूरी नहीं है पैसा मिले। अगर आपने कमा भी लिया है, दो आपको पैसा नहीं मिला है, क्रेडिट सेल होता है जिसमें पैसा नहीं मिलता है, बट दैट क्रेडिट सेल इज ऑल्सो योर इनकम, दैट क्रेडिट सेल इज ऑल्सो योर इनकम। क्लियर है? आई होप यहाँ तक जमता है। आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। डाउट पूछने के तरीके बताएं, आपके पास मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चलो, गुड डे, थैंक यू।